और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है न्यूज नाइट में। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भारत के बढ़ते कीर्तिमान की। इस पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा हमारा विशेष है रक्षा क्षेत्र में बढ़ती आत्मनिर्भरता, ये हमारा विशेष। इस पे हम आज बात करेंगे। दो खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो रक्षा क्षेत्र में लगातार भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। डॉक्टर DK सुनील जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर हैं इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट के HAL से। सर बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा SP शुक्ला जी हैं, जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स यानी SIDM के। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत डॉक्टर सुनील जी आपसे करते हैं। भारत ने 1.27 लाख करोड़ रुपए का रक्षा उत्पादन का जो आंकड़ा छुआ है, ये सिर्फ एक आंकड़ा है या इसको किस तरीके से देश को समझने की जरूरत है? ये बढ़ती क्षमताओं को किस तरीके से दिखाता है और भारत की आत्मनिर्भरता की कहानी को कैसे बयां करता है? जैसे आप बता रहे थे, ये जो हमारी इंपोर्ट बिल है ये काफी कम हो चुकी है। ये हमारी जो प्रधानमंत्री की ये योजना है, ये आत्मनिर्भरता, इससे इतनी रिडक्शन हुई है हमारे इंपोर्ट बिल में कि 4 सालों में, कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आज हम इस स्तर पे आ चुके हैं कि हमारी हर साल ये ग्रोथ हो रही है। जो आज की वैल्यू है 1 लाख करीब 30,000 करोड़ तक, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो PIL है, जो पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जो जारी की हुई है, 5 ऐसे लिस्ट है। सो इसमें करीब 2,900 तक आइटम्स इंडिजिनाइज हो चुके हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे देश के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि हम लोग इंपोर्ट कम कर रहे हैं और जो भी डिफेंस के लिए बना रहे हैं हम लोग, ये सब देश में ही बन रहा है। बिल्कुल। SP शुक्ला जी, क्योंकि निजी क्षेत्र का भी एक बड़ा योगदान साफ तौर से आंकड़ों में दिखाई पड़ रहा है। लगभग 20% से भी थोड़ा ज्यादा का योगदान उस पूरे रक्षा उत्पादन में दिखाई पड़ रहा है। एक बात तो ये कि जब निजी क्षेत्र को शामिल किया गया तो कई प्रकार के सवाल उठ रहे थे। दूसरा, स्टार्टअप्स के माध्यम से कैसे देश में एक नया इकोसिस्टम इवॉल्व हुआ है, वो भी हमारा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में। ये अभी किस तरीके से आगे ग्रो होता दिखाई पड़ रहा है और क्या एक नए अपॉर्चुनिटीज आप देख रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। यदि अभी हम देखें 4-5 साल पहले, तो प्राइवेट सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था ये टोटल प्रोडक्शन का 10% था। मुझे याद है अब आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने 2018 की इंडस्ट्री गवर्नमेंट इंटरेक्शन में कहा था कि इसको डबल करना है, उससे कम मैं स्वीकार नहीं करूंगा। ये चैलेंज इंडस्ट्री ने लिया। किसी भी चीज में 3 पार्टनर होते हैं। सबसे पहला होता है यूजर, जो कि हमारी आर्म फोर्सेस हैं। उन्होंने कहा कि हम देश में बना हुआ प्रोडक्शन लेंगे, बड़ी खुशी खुशी लेंगे। ये हमारे ऑफिसर्स सोल्जर्स के लिए गर्व की बात है कि हम अपने देश के बने अस्त्र और शस्त्र काम में लेंगे। दूसरा होता है प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर, जो कि बना के देगा। उन्होंने भी चैलेंज लिया कि हम प्रोडक्शन में जो उन्हें चाहिए बनाएंगे। और तीसरा गवर्नमेंट, जिसने बोथ मेक इन इंडिया पर फोकस दिया और जो प्रोसेसेस हैं उनको सिंप्लीफाई किया, जिससे कि लाइसेंस लेना, प्रोडक्शन स्टार्ट करना, क्वालिटी अप्रूवल लेना और फाइनली इंस्पेक्शन के बाद सप्लाई करना, हर चीज स्ट्रीमलाइन हुई। ये 3 फैक्टर मिले तो यदि आप देखें 10% से 20% हम पहुंचे हैं पिछले 4-5 साल में जी। तो 10% ग्रोथ तो प्राइवेट सेक्टर लाया और उसके ऊपर पब्लिक सेक्टर कंटिन्यू टू ग्रो। तो वो उन्होंने भी अपना जो 90 था उसको भी आगे बढ़ाया, तो वो भी वहां से 100 गए। तो इस तरह से यदि आप देखें तो दोनों ने ग्रोथ में इक्वल कंट्रीब्यूशन किया और हम लोग 108 करोड़ से 1.25 लाख करोड़ पहुंच गए। ये बहुत ही अच्छा मापदंड रहा है जी। इस मामले में। टारगेट सेटिंग जो थी रक्षा मंत्री जी की, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, वो बहुत काम आई। बिल्कुल। सुनील जी, आपको लगता है कि मेक इन इंडिया से मेक फॉर वर्ल्ड की ओर आगे लगातार हम बढ़ रहे हैं और 21,000 करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट भी दिखा रहा है इन आंकड़ों के नजरिए से? हालांकि ये सिर्फ एक शुरुआती नंबर्स हम कह सकते हैं। तो एक तरफ जहां हम अपना इंपोर्ट घटा रहे हैं, एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं, ये दोहरे फायदे किस तरीके से ना सिर्फ देश की आर्थिकी के लिहाज से बेहतर है, बल्कि हमारी खुद की रक्षा क्षमताओं के लिहाज से भी बेहतर है? जरा उस पर आपकी राय समझना चाहते हैं। देखिए, आज हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो वर्ल्ड क्लास है।
तो हम जब बाहर इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो सारी दुनिया में इसकी वैल्यू है। तो हम इसके दो दो फायदे हैं। एक तो है कि एक्सपोर्ट होगा, और दूसरा है कि जो आज भारत का जो छवि है दुनिया में, उसके हिसाब से बाकी देश भी हमारे पास आके ये जो हमारे विमान है या वेपन्स है या मिसाइल्स है जो भी है वो लेना चाहते हैं। तो इस हिसाब से ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है कि हम मेक फॉर इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड, ये तो हम कर रहे हैं। तो और हमारे सरकार से भी हमारे को बहुत ही सपोर्ट है कि हर देश में हम जाके इसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं आजकल। जी शुक्ला जी, आपको लगता है कि पॉलिसीज का एक बड़ा रोल रहा है बीते लगभग एक दशक में, जहां पे हम खड़े थे 10 साल पहले, आज से वहां पे हम दुनिया के 25 बड़े जो निर्यातक देश हैं उसमें शामिल हो पाए हैं। अपनी रक्षा क्षमताओं को पूरा करने के लिए हमारी विदेशों पर निर्भरता कम हुई है। ये अपने आप एक मल्टी डायमेंशनल एक अप्रोच दिखाई पड़ती है। आपको लगता है कि बहुत जमीनी अप्रोच के साथ में जो पॉलिसीज में बदलाव किया गया उसका नतीजा असर दिखाई पड़ेगा? बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। आप देखिए, एक्सपोर्ट्स करने के लिए दो फैक्टर चाहिए। पहली बात, जो भी खरीदता है दुनिया में, पहला सवाल पूछता है क्या आपने अपने देश की सेना को ये प्रोडक्ट दिया है। उससे उनको कॉन्फिडेंस आता है कि यदि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्मी, चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स और पांचवी सबसे बड़ी नेवी, यदि वो ये प्रोडक्ट खरीद रही है तो इस टाइम टेस्टेड वो आगे भी खरीदेगा। सुनील जी यहाँ पर हैं, यदि अपनी देश की वायुसेना तेजस खरीदेगी तो फिर दूसरे देशों की वायुसेना भी तेजस पे ध्यान देगी। तो गवर्नमेंट का जो मेक इन इंडिया है, अपने देश के प्रोक्योरमेंट में जब हिस्सा मिलता है कंपनियों को, तो बाहर के लिए उनका एक मापदंड हो जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी जो रक्षा सेनाएं हैं वो खरीद रही है। दूसरी बात, एक्सपोर्ट्स में जो अपने मिशंस हैं, दैट इज एम्बेसीज हैं, हाई कमीशंस हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो पहले डिफेंस अटैचीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती थी कि कैसे अच्छे से अच्छा इक्विपमेंट सोर्स किया जाए देश के लिए। हम दुनिया के सबसे बड़े इंपोर्टर थे। अब जो है उनका इक्वल फोकस है कि क्या हम कुछ सेल भी कर सकते हैं। वो अपने इंडिया के लिए बात करते हैं। पॉलिसीज मैटर, प्रोसेस मैटर, प्रोसीजर्स मैटर। तीनों जो हैं इस वक्त, बहुत अच्छी बात है कि तीनों एक साथ आई हैं। जी सुनील जी, क्योंकि आप एचएएल से जुड़े हुए, तो जाहिर सी बात ये सवाल बनता है कि हमारे जो सरकारी क्षेत्र हैं या जो पीएसयूज हैं डिफेंस को लेकर, उनके उत्पादों को लेकर दुनिया के तमाम देशों की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। जो बात शुक्ला जी ने कहा कि साहब आप जब खुद इस्तेमाल करते हैं और दुनिया देखती है कि साहब आपका भरोसा है, आप इस्तेमाल करके उस भरोसे को आगे बढ़ाते हैं, तो दुनिया का भरोसा भी बढ़ता है। तो क्या एचएएल या तमाम अन्य पीएसयूज डिफेंस के जो उन सब ने वो काम करके दिखाया, शायद इसीलिए दुनिया आज भारतीय रक्षा उत्पादों की ओर ज्यादा आकर्षित नजर आ रही है? अब जो बोले, हम रिसेंटली 2 एयरक्राफ्ट डॉर्नियर हम गियाना में सप्लाई किए हैं, और हर एक देश में हमारे हेलीकॉप्टर और हमारे जो भी एयरक्राफ्ट है, इनके लिए बहुत उत्सुकता है। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमारा टेक्नोलॉजी, हमारा 100% हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है या उसका टेक्नोलॉजी है, उसका डिजाइन है, हमारे कंट्रोल में है। तो काफी देशों में ये इंटरेस्ट है कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी देश से अगर कुछ खरीदते हैं तो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, बट हमारे पास जब पूरी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो हम इनको उसके लिए मॉडिफाई करके उनके हिसाब से बना के दे सकते हैं। इसलिए तो हमारी जो टेक्नोलॉजी बेस है, इस पे उनको बहुत इंटरेस्ट है कि हम उनको मदद करेंगे और हमारे ऊपर कुछ दबाव नहीं होगा अगर कुछ क्रिटिकल सिचुएशन आए। जी शुक्ला जी, आपको लगता है कि जब हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो बात डिजाइनिंग से लेकर उसके मैन्युफैक्चरिंग तक, ये जो तमाम फेजेस होते हैं, उन सारे फेजेस में भारत हर फेज में अपनी क्षमताओं को बढ़ा रहा है। ये भी अपने आप में एक रिमार्केबल एक सिचुएशन है जिसको दुनिया आज देख रही है। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। हम लोग जब शुरू किए 8-10 साल पहले, जब प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हुई और पब्लिक सेक्टर पहले से था, उस वक्त फोकस था दोनों का कि कैचअप करना है, क्योंकि ज़्यादातर प्रोडक्शन हमारे देश में तब जो होता था वो लाइसेंस पे होता था।
थोड़ा हम लोग इंपोर्ट करते थे और फिर इंपोर्ट लाइसेंस लेते थे। ये पहले की बात कर रहा हूं मैं, 10-15 साल पहले। तो पहले तो हमें कैचअप करना था कि हम अपनी टेक्नोलॉजी से हर चीज बना सकें। अब जो बात है आगे, वो है अपना R&D बहुत जरूरी है, जिस पर सभी ध्यान दे रहे हैं, सभी कंपनियां, चाहे गवर्नमेंट कंपनी है चाहे प्राइवेट कंपनी है, जिससे कि अब हम नेक्स्ट जनरेशन इक्विपमेंट्स बनाएं। हम लोग कैचअप की जगह अब दूसरों के साथ चलें और आगे निकलें। तो वो स्टेज अब आ चुकी है। हर चीज में समय लगता है जब आप शुरू करते हैं। तो अब हम लोग कैचअप कर चुके हैं। अब हम लोग कैचअप से आगे की बात कर रहे हैं कि कैसे हम जहां जहां दुनिया जा रही है हम साथ चलें, और हो सके तो टेक्नोलॉजी में हम नेक्स्ट जनरेशन पर काम आज ही शुरू कर दें। जब तक दुनिया उस नेक्स्ट जनरेशन पर पहुंचे, हम लोग पहुंच चुके हों। तो R&D जो है, दिस विल बी ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जाएगा आने वाले दिनों में। तो देश में काफी नए नए रिसर्च के आइडियाज आ रहे हैं। हमारा जो इस वक्त रिसर्च का फ्रेमवर्क है जी, शुरू में केवल DRDO था। अब आप देखेंगे कि कंपनीज, चाहे वो HAL हो, सुनील जी यहाँ बैठे हैं, जी, चाहे प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हो, सभी जो हैं ज्यादा से ज्यादा फोकस अपनी डिजाइन कैपेबिलिटीज पर दे रही हैं, जिससे कि उस एरिया में भी हमें दूसरों पर डिपेंड ना करना पड़े। बिल्कुल। जो बात आपने कही कि नेक्स्ट जेन, जो नई जनरेशन के जो हथियार हैं, साजो सामान है, उसकी महारत हासिल करने के लिए देश एक बेहतर इकोसिस्टम के साथ में, पॉलिसीज के साथ में, एक कमिटेड एफर्ट्स के साथ में आगे बढ़ता दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा। सुनील जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्ला जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी MDH कश्मीरी MDH।